विजय कुमार गौतम, प्रवक्ता जीव विज्ञान श्री कृष्ण कॉलेज। आज के इस लेक्चर में निषेचन, मैथुन, लिंग निर्धारण तथा भ्रूण का अंतारोपण प्रक्रियाओं को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथुन की। मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य में शुक्राणुओं को महिला के शरीर में, उसके जनन पथ में, शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन की प्रक्रिया की बात करी जाए तो निषेचन की प्रक्रिया में एक पुरुष अपने शिश्न को महिला की योनि में घुसेड़कर शुक्राणुओं को योनि में छोड़ देता है। शुक्राणुओं को योनि में छोड़ने की इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। योनि में शुक्राणुओं के छोड़ने के पश्चात ये शुक्राणु तेजी से गति करते हुए योनि से गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तथा गर्भाशय की भित्ति से पर तैरते हुए तेजी से फैलोपियन नलिकाओं की ओर गति करते हैं। फैलोपियन नलिका की ओर गति करते समय ये शुक्राणु गर्भाशय की दीवार से होकर फैलोपियन नलिका के स्थमस भाग में और स्थमस भाग से एम्पुला भाग में प्रवेश करते हैं। जिस समय शुक्राणुओं का फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में प्रवेश हुआ होता है, ठीक उसी समय यदि अंडाशयों से अंडोत्सर्ग क्रिया द्वारा मुक्त हुआ अंडाणु एम्पुला भाग में यदि उपस्थित होता है तो निषेचन क्रिया संभव होती है। और यदि डिंब वाहिनी के एम्पुला भाग में एम्पुला भाग में अंडाणु उपस्थित नहीं है तो निषेचन क्रिया संभव नहीं होती है। यही कारण है कि प्रत्येक मैथुन का अर्थ सगर्भता अथवा निषेचन नहीं होता है। अब यदि डिंब वाहिनी के एम्पुला भाग में एक डिंबाणु उपस्थित है और उसी समय बहुत सारे शुक्राणु गर्भाशय से एम्पुला भाग में, गर्भाशय के डिंब वाहिनी से होते हुए एम्पुला भाग में प्रवेश करते हैं, तब डिंबाणु तथा शुक्राणु के बीच निषेचन क्रिया संभव होती है। निषेचन क्रिया के समय बहुत सारे शुक्राणु एक अंडाणु के चारों ओर दौड़ते हुए अंडाणु की तरफ आते हैं। इनमें से जो पहला शुक्राणु होता है, जो सबसे पहले अंडाणु के कोरोना रेडिएटा स्तर को भेद कर अंडाणु के पारभासी स्तर में प्रवेश करता है, ठीक पारभासी स्तर में प्रवेश करने के पश्चात अंडाणु के पारभासी स्तर की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यह स्तर अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देता है, अर्थात इस स्तर की संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन होता है जिससे अन्य शुक्राणुओं का अब इस अंडाणु में प्रवेश संभव नहीं होता है। जैसे ही शुक्राणु पारभासी स्तर को में प्रवेश करके पारभासी स्तर में प्रवेश करके अंदर के डिंबाणु कोशिका में अंदर जो पारभासी स्तर से
एक द्वितीयक अंडक कोशिका उपस्थित होती है तथा एक ध्रुवीय कोशिका उपस्थित होती है। तो जैसे ही इस द्वितीयक कोशिका की सतह को स्पर्श करता है शुक्राणु, वैसे ही शुक्राणु के अग्रपिंडक से निकले हुए कुछ स्रावी पदार्थ जिसमें एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम द्वितीयक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय प्रारंभ कर देते हैं और इस अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिसे मियोसिस सेकेंड कहते हैं, इस अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के फलस्वरूप अंडाणु में उपस्थित बड़ी द्वितीयक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो असमान भागों में बट जाती है और दो असमान कोशिकाएं बनाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। इनमें से बड़ी कोशिका को हम अंडाणु प्रशु अथवा ऊटाइड कहते हैं तथा दूसरी छोटी कोशिका को द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु प्रशु कोशिका के केंद्रक के साथ मिलकर दोनों केंद्रक मिलकर एक हो जाते हैं तथा दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य मिलकर भी एक हो जाता है। इस प्रकार ऊटाइड कोशिका, इस प्रकार डिंबाणु प्रशु कोशिका और शुक्राणु कोशिका दोनों कोशिकाओं के केंद्रक मिलन तथा जीव द्रव्य संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इनके निषेचन के पश्चात दुगणित कोशिका बनती है, अर्थात एक सेट गुणसूत्रों का जो है वो शुक्राणुओं में होता है 23 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो अंडाणुओं में होते हैं। इस प्रकार जो कोशिका बनती है वो 46 गुणसूत्र युक्त कोशिका बनती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र में कुल 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं वो लिंग निर्धारण से संबंधित होते हैं। यहीं पर हम लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझेंगे। क्योंकि जाइगोट का निर्माण निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है और निषेचन प्रक्रिया शुक्राणु तथा अंडाणु में के संलयन के फलस्वरूप होती है। एक पुरुष के वृषणों की शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्रजनन प्रक्रिया द्वारा जो कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होती है, उसमें दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिन्हें दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं। इन शुक्राणुओं को आधी शुक्राणु जो होते हैं 50%, उनमें 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि आधे शुक्राणुओं में 22+Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार महिला जिसमें 44+XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस महिला के अंडाशयों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडजनन प्रक्रिया होती है, जिसमें जो अंडाणु बनते हैं वो सभी अगुणित होते हैं, लेकिन ये सभी अंडाणु एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो 22+X होते हैं। अब ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि जाइगोट से बनने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी। ये चीज शुक्राणुओं पर निर्भर करती है कि शुक्राणु में किस प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, अर्थात किस प्रकार के गुणसूत्र हैं। यदि 22+X गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडाणु के साथ निषेचित होता है, तब इन शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से जो जाइगोट बनेगा उसमें 44+XX गुणसूत्र होंगे और होने वाली संतान लड़की होगी। ठीक इसकी दूसरी कंडीशन में यदि 22+Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडाणु के साथ निषेचित होता है, तब उनके निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनेगा उसमें 22 निषेचन का जो जाइगोट बनेगा उसमें 44+XY गुणसूत्र होंगे और एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र
की उपस्थिति के कारण होने वाली संतान लड़का होगी। निषेचन के पश्चात भ्रूण का परिवर्धन होता है। निषेचन के आगे की प्रक्रिया को जब भ्रूण निषेचन जायगोट बनता है और जायगोट में समसूत्री कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है। जायगोट में समसूत्री कोशिका विभाजन प्रारंभ होने की प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। विदलन की प्रक्रिया में सबसे पहले जायगोट 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, फिर उसके पश्चात वो 2 कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं में बढ़ती हैं, 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाओं में बढ़ती हैं और 8 कोशिकाएं 16 कोशिकाओं में बढ़ती हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इस लार्वा अवस्था में ये सभी संरचनाएं गोल होती हैं। तो जब भ्रूण 8 कोशिका से 16 कोशिका तक की अवस्था प्राप्त करता है, तब इस अवस्था के भ्रूण को मारुला कहते हैं। मारुला की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, जिसके इसके आकार में वृद्धि हो रही होती है। आकार में वृद्धि के साथ साथ मारुला अवस्था का लार्वा धीरे धीरे एंकुला भाग से स्थमज भाग में होते हुए और स्थमज भाग से गर्भाशय की ओर प्रवेश करता है। गर्भाशय में जब ये प्रवेश कर रहा होता है, तब इसका आकार बढ़ चुका होता है और इसकी संरचना में भी परिवर्तन हो चुका होता है। इस अवस्था के लार्वा को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक ब्लास्टोसिस्ट की में लगातार विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी कोशिकाएं बनी होती हैं और ये कोशिकाएं 2 स्तरों में स्पष्टता 2 जगह में 2 स्तर में बनाती हैं, जिनमें एक स्तर लार्वा का परिधीय स्तर होता है और इस परिधीय स्तर की कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं और इनसे बना स्तर जो है ये ट्रोफोब्लास्ट स्तर कहलाता है, जो कि एक बाहरी स्तर होता है। ट्रोफोब्लास्ट स्तर से अंदर की ओर अनेक कोशिकाओं का समूह लगा होता है, जो कि एक पिंड बनाता है। इस पिंड को अंतःकोशिकीय पिंड इनर सेल मास कहते हैं। इसी अवस्था का भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। गर्भाशय की अंतःभित्ति से चिपकने के पश्चात इस ट्रोफोब्लास्ट की स्तर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाएं बाहर की ओर उंगली के समान प्रवर्ध बना लेती हैं। इन प्रवर्धों को जरायु अंकुर या कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। इन कोरियोनिक बिलाई की सहायता से यह भ्रूण गर्भाशय की भित्ति में अंदर की ओर बहुत अच्छी तरह से धंस जाता है। गर्भाशय की भित्तियों के साथ मिलकर ट्रोफोब्लास्ट स्तर की भित्तियां और गर्भाशय की स्तर की भित्तियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिल जाती हैं कि दोनों में विभेदन करना, संरचनात्मक रूप से विभेदन करना मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से जो भ्रूण है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। उसके पश्चात भ्रूण की झिल्लियां, इसके पश्चात गर्भाशय की झिल्लियां भ्रूण को पूरी तरह से ढक लेती हैं। आगे चलकर यही कोरियोनिक बिलाई जरायु अंकुर और गर्भाशय की झिल्लियों से मिलकर आंवल का विकास होता है और आंवल का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था का भ्रूण गर्भाशय से बहुत अच्छी तरह से जुड़ चुका होता है। इसी प्रक्रिया को अंतरोपण कहते हैं। भ्रूण के गर्भाशय से जुड़ने के पश्चात सगर्भता की कंडीशन बन जाती है, अर्थात सगर्भता या प्रेगनेंसी प्रारंभ हो जाती है। थैंक यू।